नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम कानून की आवाज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में मुल्क की मुमताज़ कानूनदा और वकील मोहतरमा फ़ीज़ानी हुसैन से बात करते हैं और आपको ये बताते हैं कि हमारे जो शहरी हुकूक़ हैं वो क्या हैं, चाहे वो बीवी हो या शौहर हो, उनके क्या हुकूक़ हैं और कानून उन्हें क्या मराहत देता है, कानून उनके हुकूक़ का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करता है। हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह सीनियर सिटीजन्स, चाहे वो माँ बाप हों या फिर बड़ी बहनें हों या भाई हों या फिर पड़ोसी हो या कोई और हो, अगर वो बुज़ुर्ग अपने हुकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकता तो कानून उसकी किस तरह मदद करता है, हम आपको ये बताते हैं। तो बहरहाल आज का जो एपिसोड है, हमने सोचा कि क्यों ना बूढ़े माँ बाप जो बेबस व लाचार हो गए हैं और अपनी जायदाद रखते हुए भी औलाद के मोहताज हो गए हैं, उनके क्या हुकूक़ हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और इस बारे में भी बात करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग मर्द ख़वातीन जिनके जज्बात से खिलवाड़ किया जाता है, जिनके जज्बात मजरू किए जाते हैं, उसका क्या कानूनी इलाज है। यानी हुकूक से महरूम बुजुर्ग, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहन भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी ही क्यों ना हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई शहरी क्यों ना हो, अगर उसके हुकूक पामाल हो रहे हैं तो उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, उसकी हिफाजत कैसे की जाती है, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे मोहतरमा फ़ीज़ानी हुसैन से बातचीत में। तो बहरहाल आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में जी। तो आप देखेंगे नाज़रीन, जहाँ तक दीन इस्लाम का सवाल है तो आपको बता दूँ, ना सिर्फ दीन इस्लाम बल्कि तमाम मज़ाहिब में बड़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ख़ास तौर पर दीन इस्लाम में माँ बाप के बारे में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि उनके सामने उफ तक ना कहो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आज की नस्ल को हम देखेंगे तो अपने माँ बाप को ना सिर्फ जवाब देते हैं बल्कि उनकी नाफरमानी करते हैं, उनके हुकूक यानी तल्फ करते हैं, उनके हुकूक पामाल करते हैं और ऐसा लगता है कि माँ बाप उनसे डरने लगे हैं। और ये कहा जाता है, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब समझ लो कि माँ बाप औलाद से डरने लगें तो फिर क़यामत करीब आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि माँ बाप की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन नाफरमान जो होते हैं वो दौलत पर नज़र रखते हैं। हद तो ये है कि कई ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जहाँ पर बाप कब्र में पहुँच गया और नाफरमान औलाद ने आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए या फिर जायदाद पर कब्जे के लिए बाप की खबर खोद कर उसके अंगूठा दस्तावेज़ात पे लगा लिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह के जो इबरतनाक वाक़यात होते हैं, इसकी सज़ा भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इसी दुनिया में दे देता है और औलाद जो है वो दर दर की ठोकरें खाने लगती है। तो बहरहाल पहला जो सवाल है जो सीनियर सिटीज़न से, तो आप ये बताइए कि सबसे पहले बताइए कि आखिर सीनियर सिटीज़न एक्ट क्या है। जी हाँ, सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को दिखा दें, ये सीनियर सिटीजन एक्ट की कॉपी है, ठीक है। एंड इसमें जो भी सबसे पहले तो बताते हैं कि इसमें कौन कौन आ सकते हैं और किस किस के खिलाफ आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स में तो इन्होंने कहा है जो भी मदर फादर हो वो डाल सकते हैं। सीनियर सिटीजन का थोड़ा वाइड डेफिनेशन है जिसमें और भी सब लोग आ जाते हैं, इसको पढ़ना चाहेंगे। सेक्शन 2H में सीनियर सिटीजन मीन्स एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 years और अबव। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। नाज़रीन, आपको मैं इसका तर्जुमा करके सुनाऊंगा कि सीनियर सिटीज़न का जो डिफिनेशन है, जो तारीफ़ है, वो ये है कि हर हिंदुस्तानी बाशिंदा जो अपनी उम्र के 60 साल मुकम्मिल कर चुका है, 60 से 70 साल के दरमियान जो होता है वो सीनियर सिटीज़न कहलाता है। जी जी, आप इसमें किसके किसके अगेंस्ट में आप आ सकते हैं रिलीफ लेने के लिए। अगर आपके पास में अपनी कोई इनकम नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, आप अपने आप को खाने पीने का भी नहीं जुटा पा रहे हैं, रहने को भी आपको नहीं है, सो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपके एरिया में होगा सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल बना हुआ है, ठीक है। ट्राइब्यूनल में आप सबसे पहले सेक्शन 5 में एप्लीकेशन डालेंगे। अगर आप ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर एरिया डीएम या कलेक्टर उनके ऑफिस में, हाँ, वहां पर जो है अपील जाती है, ठीक है। तो आप शुरू से शुरू करते हैं कि किन के अगेंस्ट में आप डाल सकते हैं। इसमें सेक्शन 2A में डेफिनेशन दी है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन इंक्लूड सन डॉटर, बेटा बेटी, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, मतलब पोते पोती के अगेंस्ट भी। मान लीजिए आपके बेटा बेटी भी जो हैं उनकी भी कोई इनकम नहीं है ना, जैसे दादा दादी जिंदा है, ठीक है, अब वो देख रहे हैं कि मेरे बेटा बेटी भी रिटायर हो गए हैं या उनकी भी कोई आमदनी नहीं है और देख रहे हैं कि मेरे पोता पोती जो है सऊदिया वोदिया में जाके अच्छा कमा रहे हैं या यहीं पर ही रह के अच्छा कमा रहे हैं, तो पोता है तो उसके अगेंस्ट डालेंगे, नहीं तो पोती के अगेंस्ट में भी ग्रैंड डॉटर तक लिख दिया इन्होंने, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ बेटे के अगेंस्ट आप डाल सकते हैं, बेटी के भी अगेंस्ट डाल सकते हैं। सन डॉटर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर चारों को इंक्लूड कर दिया है। इन केस अगर आपका ऐसा कोई भी रिश्तेदार नहीं जिंदा हो कि ना बेटा हो ना बेटी हो
हो, ना पोता पोती हो आपके, तो आप डाल सकते हैं आपका जो भी क्लोज रिलेटिव होगा उसके अगेंस्ट में। अगर वो एफुलेंट है, उनके पास इतनी अच्छी आमदनी है कि वो अपने को भी देख सकते हैं, अपनी फैमिली को भी देख सकते हैं और करीबी रिश्तेदारों को या गरीब रिश्तेदारों की देखभाल कर सकते हैं, तो आप उनका नाम और एड्रेस लिख के जो है एप्लीकेशन डाल सकते हैं सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल में जो आपके एरिया को होगा। जी जी। ये तो वो एक बात हो गई। रिलेटिव भी अब कौन सा होना चाहिए कि जैसे जिनको कि आपके आगे की कोई चीज इनहेरिट करे, इन द सेंस जैसे आपके कोई बच्चा नहीं है, सपोज कोई ऐसे माँ बाप है जिनके चाइल्डलेस हैं, है ना, जिनके कोई भी बच्चा नहीं है, अब वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं कि वो तो ताया ताई बन के रह रहे हैं, साथ में चाचा चाची भी रह रहे हैं, अब छोटे भाई के तो बच्चे हैं, रहे सेम हाउस में रहे, अब जाहिर सी बात है इनके मरने के बाद पूरा घर तो उन्हीं को चला जाएगा ना, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते क्योंकि वो जानते हैं कि इनके जाने के बाद तो मुझे ही आएगा, तो हम क्यों इनको सपोर्ट करें। बास केसेस में कर भी देते हैं सपोर्ट, बास केसेस में नहीं करते हैं, है ना, तो ऐसे केसेस में जो है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आगे चल के उन्हीं करीबी रिश्तेदारों को जानी है, लेकिन आपके अपने कोई बाल बच्चे नहीं हैं और जो रोजमर्रा के खर्चे के लिए आपको या आपकी मेडिसिन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, कम्यूट के लिए, कपड़े लत्ते के लिए पैसे दे सकें, सो इस तरह के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी पार्टी बना के आप डाल सकते हैं सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन। बता दूं कि जहां तक सीनियर सिटीजन का सवाल है, बुजुर्ग शहरियों का सवाल है, तो पहले माँ बाप से शुरू करते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका को याद दिलाया था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साहबी पूछते हैं कि मेरा हुस्न सलूक किसके साथ ज़्यादा होना चाहिए, यानी मफ़हूम बता रहा हूँ मैं, माँ के साथ या बाप के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ और फिर तुम्हारा बाप, यानी तुम्हारे हुस्न सलूक की हकदार है। और जैसा कि दीन इस्लाम में है कि माँ बाप को उफ तक ना कहो, तो आप ये बताइए मोहतरमा कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि औलाद माँ बाप की जायदाद हथिया लेती है, उसके बाद उनके साथ बहुत ही नारवा सलूक करती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, क्योंकि माँ बाप तो देखिए बच्चों को बचपन से पालते हैं, इतनी प्यार मोहब्बत से पालते हैं और इनसे उम्मीद पे होते हैं कि हमने जैसे इनको पाल पोस के जिंदगी भर इनके लिए किया, बचपन में भी इतनी देखभाल करी, अच्छी पढ़ाई लिखाई दी, आगे चल के भी हमारी जायदाद इन्हीं को जानी है, तो जो उनसे हो सकता है वो भरपूर करते हैं और इस उम्मीद नहीं करते हैं कि जब हमारा वक्त आएगा, हमारा बुढ़ापा आएगा तो ये हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन आजकल के जनरेशन को मोस्टली ये देखा जा रहा है कि या तो वो बाहर चले जाते हैं, भूल जाते हैं अपने माँ बाप को, कोई पैसे भी वहां से नहीं भेजते हैं, अगर यहाँ भी हैं घर में एक साथ भी रह रहे हैं तो भी माँ बाप को एक कोने में डाल देते हैं और पता चला एक वक्त का खाना मिल रहा है या 2 रोटी मुश्किल से मिल रही है, बात में हाथ भी उठा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सीनियर सिटीजन मतलब परेशान हो रहे हैं, तो अब उनके लिए भी जजमेंट आ गया है। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे, ये अभी का है 2 जनवरी 2025 का, है जी 2 जनवरी 2025 का भी हाल ही का है। उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित है, ठीक है। इसके फैक्ट्स में क्या था कि एक माँ बाप होते हैं, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे जो है एक गिफ्ट कर दी थी, विल कर दिया था, गिफ्ट डीड बनाई थी और विल कर दिया था इस तरह से गिफ्ट डीड के थ्रू कि हाँ गिफ्ट डीड करा था उनको। तो विल होती वसीयतनामा, ठीक है, गिफ्ट होती कि हमने किसी को गिफ्ट कर दिया, हिबा किया, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड यही। सो अपने बेटे के नाम पे जो है गिफ्ट डीड कर देते हैं कि हमारी ये जो घर है ये तुम्हारे नाम पे हुआ, और उसके बदले में बेटे से एक साइन कराते हैं, वचन पत्र इन लोगों में कहलाता है, तो वो वचन पत्र साइन कराते हैं, डीड वो साइन करता है एक एग्रीमेंट डीड की जब तक आप जिंदा हो तब तक बुढ़ापे तक मैं आपकी देखभाल करूंगा जी जान से। अब वो साइन हो जाता है, वो गिफ्ट डीड जाके झटपट रजिस्टर भी करा लेते हैं, ठीक है, ताकि वैलिड हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो और उसकी बीवी मिलके उल्टा मारने पीटने लगते हैं दोनों माँ बाप को कि बाकी और जितनी दूर दराज में भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी सब हमारे नाम जो है ट्रांसफर करो या गिफ्ट डीड करो, ठीक है। अब वो और उल्टा माँ बाप की केयर करना बंद कर देते हैं कि अब तो एक प्रॉपर्टी तो हमने हथिया ली है, बाकी भी मार पीट के इसी तरह से हथिया लेंगे, क्योंकि उनको रास्ता पता लग जाता है कि ये तो आउट ऑफ इमोशन हमने हथिया है, बाकी भी हम इस तरह से करवा लेते हैं। तो उल्टा माँ बाप पे जो है टॉर्चर शुरू कर देते हैं, मारा पीटी शुरू कर देते हैं। अब जो माँ है फिर वो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डालती हैं कि और मैजिस्ट्रेट के पास भी जाती हैं, दोनों तरह से शिकायत करती हैं कि भाई हम सीनियर सिटीजन हैं और इस तरह से जो है हमारे बीच में ये हुआ था कि हमने इनको प्रॉपर्टी अपने बेटे को गिफ्ट दी थी और इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जाए, कैंसिल करा जाए, क्योंकि बेटा जो है जो अपना धर्म निभा चाहिए वो नहीं निभा रहा है। अच्छा भाई बिना प्रॉपर्टी दिए भी उसको माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए था, जो कि वो नहीं रख रहा है और उल्टा हमारे पे और मारा पीटी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है और टॉर्चर कर रहा है कि बाकी प्रॉपर्टीज उसके नाम पे दें, और हमें केयर बिल्कुल नहीं कर रहा है और इससे हमारे रेपुटेशन पे और डिग्निटी पे भी असर पड़ता है, रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता।
सो ट्राइब्यूनल जो है फिर वो डिक्लेयर करती है कि भाई ऑर्डर पास करती है कि भाई गिफ्ट डीड कैंसिल हुई है इस तरह से। ठीक है, सेक्शन 23 में ये प्रोविजन दे रखा है। सेक्शन 23 का थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, जो स्पेशली दे रखा है। सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 में ये प्रोविजन दे रखा है। Where any senior citizen who after the commencement of this act has transferred by way of gift or otherwise भी लिख दिया है कि किसी भी तरीके से आपने प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर दी है, ठीक है, चाहे गिफ्ट से या वैसे भी ट्रांसफर करी हो, लिख के भी ट्रांसफर कर दी हो बाकायदा रजिस्टर्ड डीड से, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ट्रांसफरी विल प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज एंड बेसिक फिजिकल नीड्स टू द ट्रांसफरर। इस कंडीशन के साथ कि जो जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, चाहे गिफ्ट से चाहे विल से, विल तो खैर मरने के बाद एग्जीक्यूट होती है, और अदरवाइज भी अगर ट्रांसफर डीड के थ्रू भी आपने डॉक्यूमेंट्स, पक्के डॉक्यूमेंट्स बना के भी ट्रांसफर करें इस मुआहदे पे कि भाई वो आपका ख्याल रखेगा जब तक आप जिंदा हैं, आपको बेसिक केयर करेगा। And such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, उस तरह की जो केयर आपकी करनी चाहिए, फिजिकल नीड्स आपकी पूरी करनी चाहिए, आपकी केयर करनी चाहिए, वो नहीं करता है और प्रॉपर्टी मिलने के बाद में shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence। तो अदालत ये मानेगी इस बात को कि इस तरह के जितने भी ट्रांसफर हुए हैं प्रॉपर्टीज के, चाहे किसी भी कागज के थ्रू हैं, वो एक फ्रॉड है, वो एक कोअर्जन मतलब दबाव के थ्रू बनाया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि प्रेशर उन पे बनाकर किसी तरह से भी उनको जबरदस्ती उनसे जबरन ऐसे ट्रांसफर कराए गए हैं। And shall at the option of the transferor be declared void by the tribunal। ट्राइब्यूनल को, जो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल है, उसको ये पावर है और उसके ऊपर के सारे कोर्ट तक को ये पावर है कि इस तरह के जितने भी ट्रांसफर हुए हैं, अगर माता पिता चाहें या सीनियर सिटीजन अगर एप्लीकेशन देते हैं तो ऐसे ट्रांसफर को कैंसिल करा सकते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। एक बात बताइए, आपने एक अच्छी बात कही है और मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी जानना चाहिए कि एक बात जो ख़ास तौर पर देखी गई है बड़े लोगों में, जैसे कि सेक्शन 23 की आपने बात की है, लेकिन सेक्शन 23 के बाद में आपने समझाया भी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वाइड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, यानी खास सूरतों में या बाज़ सूरतों में या मखसूस सूरतों में ये नल एंड वाइड हो जाती है। तो आप ये बताइए कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि बच्चे तो पहले अपना नाम करा लेते हैं जायदाद, फिर उसके बाद उनकी हुकूक की पामाली कर देते हैं। तो ये ट्रिब्यूनल जो है हर शहर में होती है या फिर ज़िले में होती है, कहाँ पर होती है? नहीं, हर शहर में बना दी गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट की को डायरेक्शन आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो काफ़ी टाइम हो गया है बने हुए। तो हर स्टेट गवर्नमेंट में आप पता कर लीजिए जहाँ भी आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस होगा, ठीक है, एरिया डीएम जहाँ भी बैठे होंगे या कलेक्टर बैठे होंगे, आप जाके वहाँ पता कर लें तो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल बना होगा वहाँ पर ज़रूर से, है ना, क्योंकि अपील कलेक्ट्रेट में जाती है तो वो खुद ही आपको डायरेक्ट कर देंगे कि आपका ट्राइब्यूनल कहाँ लग रहा है। तो आप सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल में वहाँ पे कर लेंगे। और किसी भी तरह का ट्रांसफर है, इन केस मतलब आपने बाय रजिस्टर्ड डीड भी अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, ना गिफ्ट नहीं करी हो, बाय रजिस्टर्ड डीड भी कर दी हो, लेकिन अगर बेटा और बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन आपकी बाद में देखभाल बंद कर देते हैं, तो भी अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे कि इस ट्रांसफर को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया जाए, इस बच्चे के नाम पे अब हम नहीं देना चाहते क्योंकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, तो ट्राइब्यूनल को ये पावर दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने और एक्ट के थ्रू भी मिली हुई है कि वो कैंसिल कर दे तुरंत इस तरह के ट्रांसफर। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात और है जी, पहले क्या होता था कि देखिए कोई भी प्रॉपर्टी का केस हो तो हम लोग सिविल कोर्ट में जाते थे, वहां से ही जो होता था प्रॉपर्टी डीड ये सब सालों 10-20 साल केस चलते थे प्रॉपर्टी के केसेस, और तब जाके कैंसिल होता था या इसके नाम ट्रांसफर डीड मानी जाती थी या उसके नाम ट्रांसफर डीड। अब इस चीज को बाईपास करके, क्योंकि सीनियर सिटीजन की एज जो इसमें लिखी गई है 60 ईयर्स लिखी गई है, और ये भी लिख दिया गया है माँ बाप तो 55 के भी हो सकते हैं, 56 के भी हो सकते हैं, तो बिलो 60 भी वो कंसिडर, चूंकि पेरेंट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं तो इसलिए सीनियर सिटीजन एक्ट में कवर अप हो जाएंगे। उनके लिए ये शॉर्टकट रास्ता निकाला गया है कि उनको सिविल कोर्ट ना जाके 10-20 साल की तो उम्र भी नहीं उनकी बची है ना, उम्र ही कितनी बची होगी, तो इस वजह से जो है उनको इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। वो ट्राइब्यूनल में सीधे जाके एप्लीकेशन डालें कि मेरा ये जो ट्रांसफर है अपने बच्चे पोता पोती या रिलेटिव इनके नाम पे, रिलेटिव के नाम पे भी अगर उन्होंने धोखे से कर दिया है तो वो जो है कैंसिल कर दिया जाए। तो ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर दे दी है। पहले ट्राइब्यूनल नहीं कैंसिल कर रहा था क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भाई सिविल कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये उर्मिला दीक्षित के केस में लैंडमार्क जजमेंट पास करके ट्राइब्यूनल को सीधे कह दिया है कि आप ये घर खाली कराओ, आपको पावर है। अगर उनको पहले 30 दिन का टाइम दिया कि आप खाली कर दो, अगर नहीं खाली करते हैं तो ट्राइब्यूनल को ये पावर दे दिया कि आपको पावर है, आप डायरेक्ट इस केसेस में घर खाली करा सकते हैं, और नहीं तो एरिया एसएचओ को बोले वो पुलिस लेके जाएगा और फिर खाली कराएगा।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स का सवाल है, उनके काफ़ी हुकूक है। और आपको बता दूं कि जो उनके हुकूक हैं उस सिलसिले में कहा जाता है कि 5 हुकूक बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक तो राइट टू डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट है, दूसरा राइट टू क्वालिटी केयर एंड सर्विस है, तीसरा राइट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, राइट टू ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस है, राइट टू एडवोकेसी एंड ग्रीवेंस रेजोल्यूशन है। तो हम मोहतरमा से यही जानना चाहेंगे, एक दो सवाल हम आपसे करते हैं। एक तो 294 जो सेक्शन है उसके बारे में आप बताएं हमें कि 294 सेक्शन क्या है, और इसके अलावा जो मैंने 5 राइट्स जो बताए हैं, ख़ास तौर पर राइट टू डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट के बारे में आप बताएं। देखिए, राइट टू रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी उसको देखते ही हुए ये सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कवर अप कराया गया है कि जो बायोलॉजिकल फादर मदर हैं वो तो होंगे ही होंगे, है ना। उसके अलावा अगर किसी ने बच्चा गोद लिया है, मतलब आप बायोलॉजिकल, हाँ, बच्चे गोद लिए हैं, उनके खिलाफ भी आप जा सकते हैं। आप पेरेंट्स की कैटेगरी में और सीनियर सिटीजन में कवर अप हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा भी एक इन्होंने जो है कवर अप कराया है, पेरेंट्स में आता है स्टेप फादर स्टेप मदर। अगर सौतेले बाप और सौतेले माँ है तो भी आपका हक बनता है, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन बहुत वाइड कर दी है, ताकि बुढ़ापे में जाके जो है उनकी राइट और डिग्निटी और रेस्पेक्ट जो है वो मतलब मेंटेन रहे, वो इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सके, ना कि सड़कों में भीख मांगे या इधर उधर जो है रिलेटिव से मांगे या किसी से मांगे। इसी पे जो एक जजमेंट आया है रिसेंट, अगर हम देखें, ये है केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, अभी 28 जनवरी 2025 का है, ठीक है। इसके ये फैक्ट्स होते हैं, 74 इयर्स के एक सज्जन होते हैं, इनका नाम है उनीन, ठीक है। और ये अपने 3 बेटों के खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन डाली है, शौकत अली, सलीम और मोहम्मद कबीर। इसमें अदालत ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। सबसे पहले क्या होता है कि जो फादर होते हैं उन्होंने शादी करी थी और उनसे उनके 3 बेटे होते हैं। अब जो माँ होती हैं उनको वो ये एलिगेशन लगा के डिवोर्स दे देते हैं कि भाई तुम्हारा मेरे भाई से चक्कर चल रहा है, अच्छा। ठीक है, ऐसा करके उनको डिवोर्स दे देते हैं और उसके बाद जो है 1-2 साल दूसरी शादी कर लेते हैं। अब जो उधर जो बच्चे होते हैं उनको किस्मत अच्छी निकलती है, वो तीनों बेटे होते हैं, वो आगे चल के ये मिडिल ईस्ट में अच्छी नौकरी करने लगते हैं और वहाँ पे उनका काम अच्छा चलने लगता है, वो माँ को अच्छे से रखने लगते हैं। इधर जो होते हैं ये फादर जो होते हैं, अब ये होते होते अपनी दूसरी बीवी के साथ में, सोचिए ये 74 ईयर्स के हो जाते हैं और इनके पास में अपने खाने पीने करने को कुछ नहीं होता है। तब ये फैमिली कोर्ट में जो था, यहाँ पे एप्लीकेशन लगाते हैं फैमिली कोर्ट में, क्योंकि 125 CRPC, ठीक है, इसमें भी फैसिलिटी दे रखी है, ये भी। हाँ, मेंटेनेंस का जो फैसिलिटी दे रखी है, तो ना सिर्फ वाइफ को दे रखी है, इसमें 125 CRPC क्लॉज डी में जो है, हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, तो फादर मदर को भी ये फैसिलिटी दे रखी है, मतलब ये रेमेडी दे रखी है, राइट, कि आप जो है मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। सो लिहाजा ये 125 CRPC में जो फैमिली कोर्ट में फाइल करते हैं, फैमिली कोर्ट मना कर देती है कि भाई आप के ने, एक तो ये बेटे कहते हैं कि इनकी अपनी जो है वो भाई के साथ में मिलके इंडिपेंडेंट इनकम चल रही है, इनका काम अच्छा चल रहा है, इसलिए हम नहीं दे सकते। फैमिली कोर्ट 1-2 सबूत देखती, मना कर देती, अच्छा। और बेटे जो है तो अपना राज करके रहने लगते हैं। उसके बाद जो है फिर ये होते हैं जो है हाई कोर्ट में मैटर आता है। जब हाई कोर्ट में मैटर आता है, क्योंकि फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट में मैटर आता है, तब हाई कोर्ट जो है इसको दूसरी तरह से डील करती है। वो कहती है कि फैमिली कोर्ट गलत थी, क्योंकि अगर 125 CRPC में उन्होंने डाल भी दिया और उसमें आपको नहीं लग रहा है एविडेंस के बेसिस पे कि नहीं बनता है, तो भी सीनियर सिटीजन एक्ट में बहुत ज्यादा उनकी रेस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वाइड स्कोप रखा गया है ना, क्योंकि स्टेप मदर स्टेप फादर उनको भी आपको मेंटेन करना है। कोई सीनियर सिटीजन जो 60+ का है उनको भी आप मेंटेन करने की बात होती है ना। माँ बाप तो आते ही आते हैं, और अगेंस्ट रिलेटिव भी आप डाल सकते हैं, पोता पोती बेटा बेटी सबके अगेंस्ट में डाल सकते हैं, तो उसमें इसको बहुत ज्यादा वाइड है। तो हाई कोर्ट ये कहता है कि आपको जो है सीनियर सिटीजन एक्ट में ऑर्डर करना चाहिए था, और उसमें ये फादर कवर अप होते हैं, और चूंकि तीनों बेटे जो हैं वो वेल एस्टैब्लिश हैं अब्रॉड में, इसलिए जो है उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने फादर को मेंटेन करेंगे, और आज से जब तक वो जिंदा हैं तो उनको भी और उनकी वाइफ को, चाहे वो सौतेली माई क्यों ना, तो आपको देना पड़ेगा मंथली, और एक अमाउंट बांध देती है। लेकिन इसमें जो है ना, हाई कोर्ट ने, आप अगर देखें तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप हमारे व्यूअर्स को ट्रांसलेट करके बताएं। और हाई कोर्ट ने कोट करा है कि हर रिलीजन में ये कहा गया है कि माँ बाप को आप जो है सबसे ऊपर रखें और उनकी हुक्मदुली ना करें,
ठीक है, बुलंद दर्जा है हाँ, उनका, बहुत तो बड़ा अव्वल दर्जा। दर्जे पे रखें। और आपका तो वो धर्म बनता है कि आपको करना चाहिए था, वो आपने खुद नहीं करा, कोर्ट को इंटरफियर करके जी, आपको जी। मजहब याद दिलाना पड़ रहा है कि आपके खुद के मजहब में क्या कहा गया है, और फिर आपको ये ऑर्डर डायरेक्ट करना पड़ा है। द कुरान स्टेट्स, आयत का नाम लिखा है 17, 23, 24, जी, ठीक जी। है। शो काइंडनेस टू योर पेरेंट्स, जी, जी। पहली लाइन आयत की लिखी है इन्होंने। इफ वन और बोथ ऑफ देम रीच ओल्ड एज विद यू, डू नॉट से टू देम उफ। उफ, यही कह रहा था सोचिए। मैंने आपको, इससे पहले भी आयत के बारे में बताया कि किस तरह दीन इस्लाम में और कुरान मजीद में कहा गया है कि अपने माँ बाप को जो बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ ना कहो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि माँ बाप की अहमियत क्या है, उनकी फरमाबरदारी की अहमियत क्या है। यकीन मानिए, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो अपने माँ बाप के फरमाबरदार बनिए, वरना आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे, यही कहा जाता है कि जो जन्नत होती है वो माँ के कदमों के नीचे होती है। तो ये किस तरह माँ का दर्जा बुलंद कर दिया गया। अगर आप माँ के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे और माँ के साथ यानी बदतमीज़ी करेंगे, बदतमीज़ी से गुफ्तगू करेंगे, उनका कहा नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें धक्के देकर घर से निकाल देंगे, तो फिर समझिए कि आपकी औलाद भी हो सकता है कि आपको घर से निकाल दे। बिल्कुल। जी, जी। उसके आगे भी लिखा है कोर्ट ने, नॉर रिपेल देम, हुक्म दिली ना करें, उनकी जी, जी। किसी बात को ना करें, नाफरमानी ना करें, हाँ, बस। नाफरमानी ना करें, बट एड्रेस देम विद रेस्पेक्टफुल वर्ड, उनसे इज्जत तरीन तरीके से बहुत बात अच्छी करें, बात है है, ना, बावखार अंदाज में बात करें। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग पेरेंट्स विद काइंडनेस, पेशेंस एंड केयर। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि आपके अपने मजहब में कहा गया है कि आप माँ बाप को जो है बहुत काइंडनेस से, बहुत प्यार मोहब्बत से, शफकत से और पेशेंस और इज्जत के साथ ट्रीट करें, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद एम्फसाइज्ड दैट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम that serving one's parents is second only to worshiping God, कि अगर आप ये तो आप ही आप भी ट्रांसलेट करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आप जो इबादत करते हैं और फिर अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं तो वो भी इबादत है। जी, जी, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, ये यहाँ तक अल्लाह की इबादत के बराबर है। आपको बता दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है कि अगर तुम अपने माँ बाप को हंसते मुस्कुराते छोड़ते जाओगे, यानी घर से जब निकलेंगे वो मुस्कुराएंगे, तुम्हें देखकर खुश होंगे, तो समझिए आपको हज और उम्रे का सवाब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप अंदाज़ा कीजिए कि हज उम्रा जाने के लिए कितने रकम खर्च करनी पड़ रही है, और आप घर बैठे ही हज भी कर सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देखें और माँ बाप को राज़ी रखें। मैं एक वो सुनाना चाह रहा हूँ, मैं एक हमारे नाज़रीन के लिए भी, खुद हैदराबाद में एक ऐसा कपल मौजूद है, आप देखेंगे कि नॉन मुस्लिम है वो। अच्छा। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई मर जाता है ना हमारे हिंदू भाइयों में, तो उसकी तस्वीर को फूल माला चढ़ाई जाती है। तो आपको बता दूं कि उनके 2 बच्चे हैं और बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, यूएस में सेटल हैं वो, और माँ बाप ने बहुत मेहनत से उन्हें पढ़ाया लिखाया और फिर अमेरिका भेजा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 2 बच्चे उन्हें भूल गए हैं, उनके पोतों पोतियों के लिए भी वो तड़पते हैं। तो उन्होंने ये किया, यानी अपनी गुस्से बरहमी का इजहार, कि अपने फ्लैट में, अपने दीवान खाने में उन्होंने दोनों बेटों की तस्वीर लगाई और उस पर फूल माला चढ़ा दी। और उसका उस बूढ़े शख्स का कहना है कि मेरे बच्चे मर चुके हैं इसलिए मैंने ऐसा किया है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना प्यार होता है अपने बच्चों से, अपने पोता पोतियों से, कि वो नहीं आ रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि अब मर चुके हैं। सोचिए, बरहमी का अंदाज है वो। तो आपने अपने ऊपर के जो मतलब रास्ता है वो क्या लिखवाया है, मतलब ठीक है इस दुनिया में आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, लेकिन जाना तो आपको अल्लाह की तरफ है, आपको अपने गॉड की तरफ ही जाना है ना। तो ऊपर के लिए आपने क्या लिखवा लिया इस तरह से कि माँ बाप इतने दुखी हो गए कि उनके बच्चों के जीते जी उनको मतलब मरा हुआ डिक्लेयर किया। सोचिए। और हैदराबाद में आपको बताता हूँ कि ऐसे कई बस्तियाँ हैं यहाँ पर, वहाँ देखेंगे आप बड़े गैर मामूली उनके मकानात हैं, बहुत ही शानदार मकानात, लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि कोई एक जवान आदमी नज़र नहीं आएगा, कोई बेटा नज़र नहीं आएगा, कोई बहू नज़र नहीं आएगी, वो तनहा रहते हैं। और इसी वजह से तनहा रहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो बैरूनी ममालिक में मुकीम हैं। तो अब देखिए वहाँ पर कोई सब्जी वाला भी जाता है तो उनसे इज़हार हमदर्दी करता है, हमेशा वो रोते रहते हैं कि हम दौलत के लिए बच्चों को तो भेज दिए, लेकिन हमारा जो प्यार मोहब्बत सुकून सब उड़ गया है। और हद तो ये है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि बच्चे हमें ये पैसे रवाना कर देते हैं कि इलाज करा लो। इलाज दवाओं से नहीं होगा उनका, मैं समझता हूँ कि बच्चों की मोहब्बत से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी।
कम से कम अगर आप बाहर चले भी गए हैं तो साल में एक बार आके या तो खुद आप माँ बाप के साथ 1 महीना जी, गुजारें, जी। वहां भी छुट्टियां मिलती हैं, हर मुल्क में मिलती हैं छुट्टियां, और नहीं तो 1 महीने के लिए आप अपने माँ बाप को ही अपने पास बुलाएं, साल में बिल्कुल। एक बार तो उनकी देखभाल का मौका, ये जन्नत है, जाने की आपके हाथ में चाबी है बेसिकली, बहुत है ना, खूब, तो बहुत खूब। ये आपको जो है कमाना चाहिए बेसिकली, बहरहाल है ना। नाज़रीन, जी जी, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोहतरमा फैज़ानी हुसैन का सवाल है, उन्होंने सेक्शन 23 के बारे में बताया, और याद रखिए ये सेक्शन 23 आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दिलाएगा, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है अगर वो अपने बच्चों के नाम जायदाद भी करते हैं तो सेक्शन 23 के तहत तो उसको कालादम भी करार दिया जा सकता है। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम कानून की आवाज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं, और इस उम्मीद से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में भी हम इस पर कुछ बात करेंगे और फिर दूसरे मसले लाइन जरा यहाँ कहना चाहेंगे, बजाय फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी जाने को पेरेंट्स को चाहिए कि सीनियर सिटीजन एक्ट में ही एप्लीकेशन डालें, क्योंकि उसमें 90 डेज 3 महीने का टाइम है। अच्छा, 3 महीने जी, में आपकी केस की खत्म हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर पास करना है। बहुत अच्छी बात ना, आपने तो बताई है, और ये जो मालूमात आपने फराहम की है गैर मामूली मालूमात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में भी हम इस बात पर बात करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम कानून की आवाज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।